अस्सलाम वालेकुम। हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, जान लेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन को एक और नाम भी देते हैं जिसको हम प्लाज्मोलीमा भी कहते हैं। इन केस ऑफ मसल सेल्स वहाँ पर प्लाज्मोलीमा कहते हैं इसको। तो सेल मेम्ब्रेन जो है इसका फंक्शंस क्या है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इन केस ऑफ एनिमल सेल, ये मैंने एक एनिमल सेल बनाया है। एनिमल सेल के ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, एनिमल सेल के आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है। बाकी जो ये प्लांट्स के अंदर भी पाए जाते हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर भी होते हैं और ये फंजाई के अंदर भी होते हैं। लेकिन फंजाई, बैक्टीरिया और प्लांट के अंदर ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंडर द सेल वॉल होते हैं। सेल वॉल जो होते हैं वो आउटर मोस्ट कवरिंग होते हैं और उसके अंदर जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन होते हैं। लेकिन इसके इन केस ऑफ एनिमल्स ये जो है ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है, यहाँ पर कोई सेल वॉल नहीं है क्योंकि ये एनिमल सेल है। तो आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब देखते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किस किस कंपोनेंट से जाके बना हुआ है। तो इसके लिए डिफरेंट मॉडल्स पेश किए गए हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल जो मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन सा है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ठीक है। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसका क्या मतलब है? मोज़ेक का मीनिंग क्या है? मोज़ेक्स, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं कि अगर पत्थर वाला कोई दीवार हो तो उसमें जाके पत्थर के डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं। एक पत्थर के ऊपर कोई दूसरा पत्थर आ जाता है, उसके ऊपर कोई तीसरा पत्थर, इस तरह कोई प्रॉपर तरीके से सेम पत्थर नहीं होते हैं। एक वाल के अंदर डिफरेंट पत्थर से जाके वो वाल बन जाता है। और दूसरा एग्जांपल इसका ये दो मोज़ेक का कि अगर आप लोग कीर खाते हैं, कीर कस्टर्ड खाते हैं, तो कस्टर्ड के अंदर ये जो बादाम होते हैं या कोई किशमिश होते हैं तो उसके जो अरेंजमेंट होते हैं वो एक स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। तो उस स्कैटर्ड फॉर्म को हम कहते हैं मोज़ेक पैटर्न। तो यहां पर भी कोई पैटर्न्स इस तरह है कि मोज़ेक पैटर्न्स है, इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका ये देखते हैं कि इसका कंपोजिशंस क्या है। ये जो मोज़ेक मॉडल है, मोज़ेक मॉडल्स के अंदर ये कंसिस्ट होते हैं प्रोटीन्स के ऊपर, ये कंसिस्ट होते हैं लिपिड्स के अंदर और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। अगर प्रोटीन्स का कंसंट्रेशन देखा जाए तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो है इसके अंदर वो प्रोटीन्स का है, वो प्रोटीन्स का है। तो प्रोटीन 60 to 80% प्रोटीन होते हैं। अगर लिपिड्स देखा जाए तो लिपिड्स के कंसंट्रेशन 20 to 40% लिपिड्स होते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट को देखा जाए तो 8 to 10% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये यहाँ पर एज अ ग्लाइकोलिपिड्स एंड एज अ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। अब हम मॉडल की तरफ आते हैं और मॉडल को देखते हैं कि ये जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये कैसा मॉडल है। तो सबसे पहले तो हमने ये इधर देखना है कि यहाँ पर सेल जो है सेल के एक कंडीशंस इंटरनल इन्वायरमेंट होते हैं और दूसरा जो सेल्स के होते हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं। अगर यहाँ पर ये जो सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है तो यहाँ पर ये जो साइटोप्लाज्म्स मौजूद होते हैं, वाटर कंटेंट होते हैं, 99% यहाँ पर वाटर्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म्स के अंदर। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ ऐसे। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स भी पाए जाते हैं इस सेल्स के अंदर, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं। तो हमने यहाँ पर देखना है वाटर, साइटोप्लाज्म्स देखना है। तो यहाँ पर वाटर है, तो ये वाटर जो है ये रिपेल करते हैं किस चीज से? रिपेलिंग होते हैं फैटी एसिड से। इसका फैटी एसिड्स और वाटर के आपस में दुश्मनी है। कैसे दुश्मनी है? ये जो टेल है ये टेल किस चीज से बना हुआ है? ये फैटी एसिड से बना हुआ है। तो फैटी एसिड्स वो तो वाटर के दुश्मन है, वाटर में नहीं रहना चाहते हैं। तो अगर वाटर में नहीं रहना चाहते हैं तो यहाँ पर हेड वाटर की तरफ होगा, ये जो फास्फोलिपिड्स है, और इसका जो टेल होगा वो इनसाइड द मेम्ब्रेन होगा। ये डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है
ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन ये है और दूसरा मेम्ब्रेन ये है। तो दोनों मेम्ब्रेन जो है उसका अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर इस तरफ ये हेड होगा फास्फोलिपिड्स का, यहाँ पर उसका टेल होगा। इधर मेम्ब्रेन देखो तो यहाँ पर हेड होगा, यहाँ पर उसका टेल होगा। ये जो टेल है ये वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ये जो हेड है ये वाटर लविंग है, इसलिए वाटर लविंग है कि यहाँ पर ये फास्फेट ग्रुप से बना हुआ है। फास्फेट ग्रुप है तो फास्फेट ग्रुप एक पोलर मॉलिक्यूल्स है। पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वाटर भी पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो एक दूसरे के लवर बन गया। और ये जो है ये वाटर किसे रिपेल करते हैं, क्यों रिपेल करते हैं कि ये हाइड्रोफोबिक है, ये नॉन पोलर है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक अगर केमिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो वहां पर वो चीज रिपेल करेगा जो कि अगर वाटर है तो वाटर पोलर हो तो पोलर मॉलिक्यूल वाटर के अंदर सॉल्युबल है, नॉन पोलर वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो यहां पर इस अरेंजमेंट के लिहाज से हमने यहाँ पर ये भी हेड बनाया है, ये भी हेड बनाया है, ताकि दोनों यहाँ पर भी वाटर मौजूद है और यहाँ पर भी वाटर मौजूद है। तो ये भी रिपेल नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे भी रिपेलिंग नहीं होती है। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर जो है ये एज ए मेंटेन स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो अगर फर्दर हमने ये देखा है कि यहाँ पर ये तो फास्फोलिपिड्स बाइलेयर है, तो इसके अंदर 60 to 80% प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, और वो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो इस मेम्ब्रेन के अंदर, इस फ्लूइड के अंदर वो किस तरह, इस यहाँ पर भी फ्लूइड मौजूद होते हैं यहाँ पर। तो इस फ्लूइड के अंदर ये जो प्रोटीन्स है ये ऐसे फ्लोट कर रहे हैं, यहाँ से ये प्रोटीन्स यहाँ तक फ्लोट कर रहे हैं। मार कर रहा था। तो यहाँ पर ये प्रोटीन जो है ये ऐसे फ्लोटिंग बॉडी है, तो ये प्रोटीन्स भी इसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं। और ये जो लिपिड्स होते हैं यहाँ पर, ये लिपिड्स भी आहिस्ता आहिस्ता ये भी फ्लोटिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो मोज़ेक बन रही है ये इस मूवमेंट की वजह से बन रही है कि प्रोटीन्स जो है, एक तो प्रोटीन्स इसके अंदर पाए जाते हैं, एक प्रोटीन्स चैनल बना लेते हैं, और एक प्रोटीन जो है वो सरफेस के ऊपर होते हैं। सरफेस वाला जो प्रोटीन्स होते हैं इसको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं, या इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, और यहां पर जो दरमियान में होते हैं ये वाला प्रोटीन्स, इसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। क्यों इंट्रिंसिक कहते हैं कि ये इस मेम्ब्रेन्स के सेंटर में होते हैं, एम्बेडेड प्रोटीन्स होते हैं, सेंटर में होते हैं। तो इसको इंट्रिंसिक कहते हैं कि इनसाइड द मेम्ब्रेन्स, और इसको एक्सट्रिंसिक कहते हैं कि ये मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। तो यहां पर इस प्रोटीन्स, ये जो प्रोटीन्स है ये चैनल प्रोटीन्स हम इसको कहते हैं कि ये चैनल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, हम पढ़ेंगे बाद में इसका ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है। तो ये चैनल्स जो प्रोटीन जो है ये भी ट्रांसपोर्ट में मदद कर देते हैं। और यहाँ पर ये भी चैनल प्रोटीन्स है, इसको हम एक्वापोरिन कहते हैं कि ये वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इससे पास होके इनसाइड द सेल पहुंच जाते हैं। और अगर कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा होगा वाटर का तो वो ये बाहर की तरफ जा सकते हैं, और अगर बाहर की तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वाटर का वो अंदर भी आ सकते हैं थ्रू दिस एक्वापोरिन प्रोटीन्स के जरिए। यहां पर इसके बाद अगर हम ये देखें कि यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से कुछ पार्टिकल्स, ये हमने ये पढ़ा है कि ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल कैसा है कि इससे कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, यूजफुल मॉलिक्यूल्स, वो एंटर हो सकते हैं इनसाइड द सेल्स, और जो कि हार्मफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एज इट इज रिमेन रह जाते हैं इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। ठीक है,
अब अगर मैं ये कहता हूं कि यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट हो रही है, सिंपल डिफ्यूजन्स हो रही है और एक जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स हो रही है। यहां पर सिंपल डिफ्यूजन जो है, सिंपल डिफ्यूजन्स कौन सा डिफ्यूजन है? अगर यहां पर सेल फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूं ये एक सेल है, अंदर रेस्पिरेशन हो रही है, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका कंसंट्रेशन अंदर बहुत बढ़ जाता है। तो जब बढ़ जाता है तो ये यहां से मूव करके इस चैनल्स के जरिए, सॉरी चैनल्स के तो नहीं होते हैं, यहां पर ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन आयनिक होते हैं, नॉन पोलर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वो यहां इस मेम्ब्रेन से डायरेक्ट पास हो सकते हैं, डायरेक्ट पास हो सकते हैं। यहां पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये यहां से डिफ्यूज होकर बाहर इस ब्लड के अंदर आ जाएगा और ब्लड से फिर ये लंग्स की तरफ और लंग्स से एक्सपेल आउट होंगे। तो यहां पर कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं कि वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं। यहां पर ये सिंपल डिफ्यूजन जो है ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, मतलब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट से जा रही है। यहां पर इसके लिए कोई एक एनर्जी की जरूरत नहीं होती है और यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं कि उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ जाता है, वो एनर्जी यूज करके यहां से ट्रांसफर हो जाते हैं बाहर। क्यों? यहां पर अगर वो पार्टिकल्स हो तो उसको हम जबरदस्ती के उसके सेल उसको जबरदस्ती से वो पार्टिकल्स निकाल रहे हैं। तो जब जबरदस्ती के पोजीशंस होते हैं तो वहां पर सेल एनर्जी यूज करेगा और वो एनर्जी यूज करते हुए वो पार्टिकल्स यहां से बाहर की तरफ मूव करेगा। तो उसको हम कहते हैं कि वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट्स, उसको हम कहते हैं कि वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस से बाहर की तरफ जा रही है एनर्जी को यूज करते हुए। अगर यहां पर मैं कहता हूं यहां पर ये तो हाइड्रोफिलिक है, जब हाइड्रोफिलिक है तो यहां पर कुछ थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स, यहां पर ये जो वाटर है, वाटर तो बहुत हल्का वाटर यहां पर जोर लगा के यहां से बहुत कोशिश करके यहां से एंटर हो सकते हैं। किधर जी? इनसाइड द सेल, या सेल्स के अगर अंदर वाटर का मॉलिक्यूल ज्यादा हो तो वो बाहर की तरफ भी जा सकते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। यहां पर इस वाटर के लिए एक स्पेसिफिक चैनल होते हैं, स्पेसिफिक चैनल होते हैं जो कि प्रोटीन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वो प्रोटीन्स जो कि वाटर के लिए चैनल्स प्रोवाइड कर रहे हैं उस प्रोटीन्स को हम कहते हैं एक्वापोरिन। क्या कहते हैं? एक्वापोरिन कहते हैं। यहां से वाटर इजीली अंदर भी आ सकते हैं और अंदर से इजीली आउट भी जा सकते हैं, आउट ऑफ द सेल। ठीक है, ये एक्वापोरिन चैनल से। दूसरा जो चैनल्स हैं वो भी प्रोटीन्स प्रोवाइड कर रही है, किस चीज के लिए? यहां पर एक चैनल है जी जिसको हम कहते हैं चैनल प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन्स अगर यहां पर सोडियम का लेवल ज्यादा है बाहर आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन स्पेस में, तो ये वाला अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, ये वाला अगेंस्ट ये यहां से कंसंट्रेशन ज्यादा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये मूव करेगा इनसाइड द सेल। जब इनसाइड द सेल ये मूव करेगा तो ये किस वो रास्ते से करेगा? चैनल प्रोटीन से करेगा। सही है, ये भी प्रोटीन्स प्रोवाइड कर रही है। अगर दूसरा मैं कहता हूं कि यहां पर कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी है, यहां पर ये देखो ये कौन से प्रोटीन्स है? इसको हम GLUT4 प्रोटीन्स कहते हैं। GLUT4 इसका काम क्या है? अगर यहां पर कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है यहां से तो सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऐसा डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए, तो वो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए वो तो जा सकते हैं, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल जिसका साइज बड़ा हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो वो यहां से तो नहीं जा सकता है, ना ऊपर से अंदर ना बाहर से अंदर की तरफ आ सकते हैं। तो इसके लिए यहां पर ये वाला जो प्रोटीन है GLUT4, इसका काम है ये फैसिलिटेट डिफ्यूजन करवा देते हैं। उसका वो डिफ्यूजन जो कि प्रोटीन्स के जरिए हो रही है उसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज है एक लार्ज मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो एज कंपेयर टू
कार्बोहाइड्रेट वाटर, सॉरी एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ये मॉलिक्यूल जो होगा ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होगा, तो ये यहाँ से आके यहाँ तक, यहाँ पर आके फिट हो जाएगा इस प्रोटीन्स के साथ। तो ये प्रोटीन्स अपना शेप चेंज करेगा, क्या करेगा, अपना शेप चेंज करेगा। यहाँ पर इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये डायरेक्शन अब इसका डाउनवर्ड होगा। जब डाउनवर्ड होगा तो इसका डायरेक्शन, यहाँ पर ग्लूकोज जो फिट हुआ था वो ग्लूकोज अब यहाँ से एंटर हो रही है, किधर जी, सेल के अंदर, क्योंकि सेल के लिए एनर्जी की जरूरत है तो ग्लूकोज आना जरूरी है। तो ये जो वाला जो प्रोटीन्स है जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, बाहर भी और अंदर भी ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, तो इस तरह का प्रोटीन्स को हम कहते हैं ग्लूट प्रोटीन। स्पेशली ग्लूट 4 जो है वो ग्लूकोज को जो है वो ट्रांसपोर्ट में मदद कर देते हैं बाहर से अंदर की तरफ। तो ये हुआ जी। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट, क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे कि इसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है डिफरेंट केमिकल्स की, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इसके अंदर दो तरह के होते हैं। एक तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, कौन से जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। दूसरा इसके अंदर पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जो एनर्जी को यूज करते हुए ट्रांसपोर्ट किसी मॉलिक्यूल्स को, जो कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स होते हैं। हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये जो ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर ट्रांसपोर्ट दो तरह की ट्रांसपोर्ट हो रही है इस मेम्ब्रेन से। तो एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और दूसरा जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अगर यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होगा जो कि एनर्जी को यूज करेगा ट्रांसपोर्ट के लिए, जो कि हायर कंसंट्रेशन से पार्टिकल्स को लो कंसंट्रेशन में ले जाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होते हैं, तो उस ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स किया जा सकता है। और दूसरा जो इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट होगा वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर वो होगा, लेकिन एनर्जी की कोई एक्सपेंडिचर नहीं होगी, तो उस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स हो सकते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट के फिर 2 फॉर्म्स होते हैं इसके अंदर, मेम्ब्रेन्स के अंदर। एक तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स है, दूसरा जो है वो सिंपल डिफ्यूजन्स है। अगर यहां पर वाटर हो गया, फैसिलिटेटेड H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, अगर ये वाला मॉलिक्यूल्स है तो ये सिंपल डिफ्यूजन्स के जरिए, ऑस्मोसिस के जरिए ये मेम्ब्रेन से बाहर भी जा सकते हैं और इनसाइड द सेल भी आ सकते हैं थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। अगर यहां पर मैं कहता हूं कि कोई मॉलिक्यूल्स है जिसका साइज भी बड़ा हो, फॉर एग्जांपल मैं ग्लूकोज लेता हूं, ग्लूकोज हो गया जी, अमाइनो एसिड हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया। अगर इसके सेल के अंदर इसकी जरूरत है अमाइनो एसिड्स की या ग्लूकोज की, तो ये वाला जो ग्लूकोज होगा या अमाइनो एसिड्स होगा तो इसके लिए प्रोटीन्स चैनल होगा। तो उस प्रोटीन्स चैनल्स के जरिए ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंटर भी हो सकते हैं सेल के अंदर और बाहर भी जा सकते हैं। इसी तरह इस वाला ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स। तो ये हमने पढ़ा सेल में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब हम पढ़ेंगे जी फंक्शंस। सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शंस है वो क्या है। सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शंस है, इट गिव प्रॉपर शेप टू द सेल, ये सेल को एक प्रॉपर शेप दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इट इज सेमी परमिएबल, ये सेमी परमिएबल है, तो ये यूजफुल सब्सटेंस को सेल के अंदर एलो करेगा और जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उसको सेल मेम्ब्रेन के अंदर से रोकेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये जो ग्लाइकोलिपिड्स है और ग्लाइकोप्रोटीन्स है, इसका क्या फंक्शंस होगा। ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड एक्ट एज अ रिसेप्टर साइड, ये एज अ रिसेप्टर काम करेगा। यहाँ पर ये जो प्रोटीन जितने भी है ये एज अ रिसेप्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड जो है ये एज अ न्यूरोट्रांसमीटर का काम करेगा, यहाँ पर एज अ रिसेप्टर का काम करेगा। बाहर से कोई इंफॉर्मेशन आके यहाँ इधर इसके साथ अटैच्ड हो सकता है, तो ये उसका इंफॉर्मेशन सेल को देते हैं और सेल का कमांड्स लेते हैं। तो ये
ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का फंक्शंस हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स की तरफ जाएंगे, तो वो भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।